जनाब अगर भुट्टो ना आता तो हम ऐसे ऐसे गरीब रहते। मतलब आपको पता है कि हम मारे भी जाते, कहते ना ही हमारे पास कुछ था, ना ही मतलब वो थी, उन्होंने हमें जमीनें भी दी, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। कहते वहां से हम हमारी गुर्बत खत्म। पहले तो हम जनाब किसी के पास मजदूरी करते थे, 10 10 दिन हमें मजदूरी नहीं मिलती थी। सुबह का टाइम का खाना है तो शाम का नहीं है, तो पहले तो ये सूरत हाल थी। यानी भुट्टो साहब ने जो काम किए ना, देहातों में आप चले जाएं, देहातों में पाकिस्तान की 60% आबादी अभी भी रहती है। तो वो अगर मतलब है आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए तो वो फौरन किसकी तारीफ करेगा? भुट्टो की। देखे ना, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जनाब इंजन दी। इंजन का मतलब यह है कि जो ट्यूबवेल होते हैं वो पानी देते हैं। पानी होगा तो फसल होगी, पानी नहीं होगा तो फसल क्या करेगी, बीज क्या करेगा? पानी तो मेन चीज है। खाद ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन पानी जरूरी है। तो इंजन जो था वो जनाब ये वाला उन्होंने एक मतलब है कि हद मुकर्रर की कि जनाब मतलब है कि 50 50 मुरब्बे के लिए एक इंजन होगा, और वो इंजन पूरी पूरी रात चलते थे। ठीक है। तो ये जनाब उनके जो कारनामे थे लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने वाकई मतलब है काम किया। अभी मतलब है जिस तरह ये लोग है ना पीटीआई के अंदर, अगर आप पीटीआई के किसी बंदे से पूछने पे भुट्टो साहब ने क्या किया, वो भी आप तारीफ करेंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा सर जनाब, मेरे एक और ख्याल सवाल है जी जी। कि आजकल जितने भी जगह काश्त के लिए होती है ना, एक तो रकबा वैसे ही पाकिस्तान के पास थोड़ा है। दूसरा, जितना भी रकबा होता है लोग उसे बेच के ना वहाँ पे कॉलोनीज बना देते हैं। तो सर इसके अगेंस्ट नहीं कोई रूल्स है? नहीं एक्चुअली मैं बात बताऊं ना, कि जिस तरह मतलब आबादी बढ़ रही है, घर तो बनेंगे, लेकिन ये जो कॉलोनियां बन रही हैं, बागात मतलब कट कट के जनाब वाला कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि ये बात वाकई मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपको पता ना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्तान मशहूर है बागात के लिए, आम के बागों के लिए। और मुल्तान के जो मतलब है कि बागात हैं, वो खाने के लिए इंतहाई मतलब मुफीद होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। लोग मतलब है समझ लें सिर्फ देखने के लिए आते हैं दूर दराज। ठीक है। लेकिन वो जनाब हमारा इधर डीएच आ गया है, साथ सिटी कॉलोनी आ गई है, वो जनाब इसकी क्या नाम है उसका, सर पूरे मलिक पंजाब में रियाज चल का। रहा है ये सिस्टम। जी जी। सर बुच मलिक बिलास। रियाज का जनाब दामाद है, वो लेकर आ गया। और इधर जनाब मुल्तान के मशरक अपना जनूब साइड पे चले जाएं तो वहाँ सारे बागात होते हैं, शीशाबाद रोड पे, वो सारे खत्म करके वहाँ पे जनाब फिर दूसरी कॉलोनी बन रही है। तो मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा मतलब है मुल्तान के अंदर इसलिए दर्जा हरारत बढ़ता जाए दिन ब दिन। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत बड़ा ड्रॉप है। घर बनाए कॉलोनियां मतलब है कि दरख्त गिरा के ना बनाए। ठीक है। तो खैर इसके ऊपर हम मतलब है कुछ कर तो नहीं सकते। आपको पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया था, मतलब है कि उसको फिर मतलब वो नोटिस जो है वापस नहीं लिया। तो ये मतलब माफिया टाइप लोग जो है ना वो काबिल है। अच्छा जनाब आगे देखें, कंपनसेशन ऑफ इंजरी। एक बंदा जनाब दफ्तर में काम कर रहा है, दफ्तर में जाते हुए उसको कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इदारा उसका कंपनसेट करेगा। यानी हेल्थ जिस तरह होती है ना भाई, हेल्थ का जो खास ख्याल होगा वो एम्प्लॉयमेंट करेगी, एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर कहते हैं इदारे को। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन का मतलब है जब एक बंदा जब रिटायर हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट इदारा है चाहे वो गवर्नमेंट इदारा है, तो उसको पेंशन दी जाए। ये भुट्टो साहब का कारनामा है, कितना बड़ा कारनामा है। आज गवर्नमेंट जनाब वाला लोगों को पेंशन, पेंशन क्या पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे। अब तो ये हालात है। तो मैं कहता हूँ कि फिर इसका मतलब वो पीछे पाकिस्तान सही था। अब तो हमारे पास एटम बम भी है, सब कुछ है, लेकिन जिनके पास जनाब वाला खाने के लिए पैसे न हो, तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत से इदारे जानता हूँ जिनके पास जनाब वाला 2 2 महीने वो बैठे रहते हैं, 2 महीने के बाद कट तनख्वाह मिलती है। ठीक है। अच्छा जी, इसका स्क्रीन क्या भेजें? अच्छा जी आगे देखें, हमारे पास है नेक्स्ट जनाब, आखिरी है आखिरी। बस ये आखिरी था इसलिए मैंने दोबारा आपको ज्वाइन कराया ताकि आपको ये प्रॉब्लम रिफॉर्म तो खत्म हो जाए ना। कल हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जनाब वाला भुट्टो साहब ने जो है मतलब है कि वो, कल हमने कंप्यूटर भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है। तो भुट्टो साहब ने किस तरह मतलब है कि इंडिया के साथ मुआहदा किया और इंडिया की कौन कौन सी शर्त रखी गई उस मुआहदे के लिए। इंडस्ट्रीज ऑर्डिनेंस 1972, ये जनाब जो ऑर्डिनेंस था ना,
یہ آرڈیننس انہوں نے نکالا ذوالفقار بھٹو صاحب نے، لیکن یہ آرڈیننس بس کر دیں خلاف رہا کہ کیا کام کیا انہوں نے؟ نمبر پہلے نمبر لے نیشنلائزیشن پالیسی، نیشنلائزیشن پالیسی، نمبر نیکسٹ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، نمبر نیکسٹ ہیوی انجینئرنگ آٹو موبائل، نیکسٹ ٹریکٹر اسمبلنگ پلانٹس، آئل اینڈ گیس ریفائنری، نمبر نیکسٹ 20 انڈسٹریز، نیکسٹ لائف انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس SLI 1972، بینکس SDP، آخری ہے جناب ایجوکیشن ریفارم۔ ہاں جی، یہ جناب ایک آرڈیننس ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کر آئے، اس کے اندر جناب نیشنلائزیشن۔ ہاں جی، سب سے پہلے مجھے آپ میں سے کوئی میرا ایسا اسٹوڈنٹ جو ذہین فتین ہو، نیشنلائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر قومی ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ پورا بتائیں نیشنلائزیشن پالیسی سے کیا مطلب؟ مطلب اس کو گورنمنٹ کے انڈر لے کے آنا ویری گڈ، کسی بھی ادارے کو۔ ٹھیک ہے، نیشنلائزیشن اور اس کے الٹ ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پہلے کس کا دور تھا؟ ایوب خان کا۔ ایوب خان نے جناب جو کیپٹلائزیشن والا دور تھا اس کا، جس کے اندر بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ لے کر آیا اور جناب بڑی بڑی انڈسٹریاں لگوائی، تو ذوالفقار نے سب سے پہلے جناب کیا کیا؟ پوری انڈسٹری کو گورنمنٹ کے قبضے میں کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو انڈسٹری جتنی بھی آپ نے لگائی ہے یہ آپ گورنمنٹ چلائے، اب آپ کی چھٹی۔ تو یہ ایک نیشنلائزیشن پالیسی تھی، جس سے کیا ہوا کہ جو سرمایہ دار لوگ تھے وہ جناب اپنا پیسہ یہاں سے نکال کے بھاگنے لگے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ڈرا بیک تھا۔ پرائیویٹائزیشن کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ادارے کو سیل کرنا، بھئی آپ پرائیویٹ ہو گیا، جبکہ پرائیویٹ ادارے کو نیشنلائز کرنا تو مطلب قومی ادارے کو، کسی بھی ادارے کو گورنمنٹ کے انڈر لے کر آنا، نیشنلائزیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، آئرن اور اسٹیل انڈسٹری جناب یہاں پر جو ہے انہوں نے مطلب اس کا اضافہ کیا، جتنی بھی تھی مطلب اس کے اندر آئرن اور اسٹیل بنانے کے جو صلاحیت تھی اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مزید اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ ہیوی انجینئرنگ آٹو موبائل کہتے ہیں یہ گاڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کے مطلب پیداوار میں اضافہ کرایا۔ ٹریکٹر اسمبلنگ پلانٹ، یعنی ٹریکٹر کے جو سپیئر پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ لگوائے انہوں نے۔ آئل اینڈ گیس ریفائنری، آئل اور گیس کی ریفائنری جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا زمین کے اندر سے جو تیل نکلتا ہے نا، یہ ایسے مٹی کے اندر گاڑا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے پھر صاف کیا جاتا ہے۔ وہ کون صاف کرتا ہے؟ ریفائنری صاف کرتی ہے۔ ریفائنری لگائی جاتی ہے، وہ جناب مٹی علیحدہ کرتی ہے، تیل علیحدہ کرتی ہے، اور وہاں سے پیٹرول بنتا ہے، اور وہاں سے جناب وہ بنتا ہے ڈیزل بنتا ہے، وہاں سے کالا تیل بنتا ہے، وہاں سے جناب والا ہائی سپیڈ ڈیزل بنتا ہے، وہاں سے ایک اور ہوتا ہے ہائی اوکٹین پیٹرول، وہ بنتا ہے، یعنی بعد میں بنتا ہے، پہلے ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ریفائنریاں پاکستان کے اندر لگائی گی۔ اس کے بعد ہے 20 انڈسٹری۔ 20 انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ جناب مطلب تقریباً آلموسٹ 20 انڈسٹریز ایسی تھیں
जिनको गवर्नमेंट के मतलब है अंडर लिया गया। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर जनाब जो प्राइवेट इदारे थे, बीमा कंपनी के जो इदारे थे जो लाइफ इंश्योरेंस देते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस उसे 72 में लगा ला और उसका नाम रखा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। तमाम इंश्योरेंस जितनी भी प्राइवेट चल रहे थे सबको इसके अंडर दे दिया और ये खत्म, प्राइवेट खत्म और जनाब गवर्नमेंट की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चला। ठीक हो गया। बैंक, जितने भी बैंक थे जनाब, बैंक को जनाब वाला कौमी तहवील में ले दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया और तमाम बैंक को स्टेट बैंक के अंडर कर दिया गया। स्टेट बैंक जनाब तमाम बैंकों का बाप होगा और जो जैसे कहेगा वैसे होगा। जितने भी बैंक थे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सारे क्या हो गए, गवर्नमेंट के पास हो गए। एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म लेकर आए और मतलब है सिलेबस के अलावा जनाब वाला वो जो क्या कहते हैं जनाब स्कॉलरशिप इस तरह के, और इसके अलावा जनाब वाला एजुकेशन के अंदर इदारों जो थे उनको अपग्रेड कराया। तो ये मतलब इनकी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जो इरा था जिसके अंदर रिफॉर्म लेकर आए और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जनाब रिफॉर्म इस्लाहत लेकर आने वाले जुल्फ़िकार भुट्टो। ठीक है। अगर जनाब पाकिस्तान की जो आबादी है, जब पाकिस्तान मतलब 1970 की अगर बात करें तो पाकिस्तान की उस वक्त तकरीबन 72% आबादी जो थी वो जनाब देहात में रही। 72% जो आबादी है उसका रोजगार क्या है, उसका जनाब खेती बाड़ी है, उन्होंने जनाब वो काम करने हैं, खेतों में काम करने हैं, उनकी जनाब वाला मवेशी, ये सारी चीजें मतलब होती हैं। तो इसलिए जनाब वाला ये चीजें जो थी ये मतलब समझ लें कि उन्होंने जो डेवलपमेंट की इस्लाहत लेकर आया, रिफॉर्म लेकर आया, ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत ज्यादा फेवरेट है। और ये आज भी मतलब हम देखें, अगर आप ये जो बंदे मौजूद होते हैं क्या कहते हैं जनाब अपना, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक हो या नून लीग से ताल्लुक हो, उनसे भी अगर आप पूछेंगे भुट्टो साहब के कारनामे के बारे में तो वो भी मतलब है उसके बारे में कहते हैं कि जनाब उन्होंने वाकई कुछ किया। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हाथ में मतलब हुकूमत की डोर आ जाती ना 65 के अंदर, तो ये बांग्लादेश आज पाकिस्तान के पास होता। समझ आ गई बात की? हाँ जी, आप बताएं जनाब, और आपने कोई सवाल पूछा? सर लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कौमी इदारा है। इसके अंदर जनाब लोग बीमा कराते हैं, यानी इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि जनाब साल की आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी गाड़ी ले लिया मेहरान, आपने उसकी इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर आपकी खुदा ना खासा गाड़ी कहीं लग जाती है और एक्सीडेंट ज्यादा हो गया है तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाएंगे, अगर आपने उसका मतलब इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा लिया हुआ है, फिर आप उनको जाकर क्लेम करेंगे जनाब मेरा एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और गाड़ी का तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा है तो आप दें, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आपको वो देंगे। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई हुई तो वो आपको नहीं देंगे। बाद लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस दी होती है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर ये बंदा इंश्योरेंस का ये मतलब है 20 साल इसने पे करनी है, अगर 20 साल से पहले जनाब ये बंदा तो कुछ हो जाता है तो इसके पीछे जो बीवी बच्चे होंगे उसको जनाब 45 लाख मिलेगा। ठीक। इसके बाद मतलब हर चीज पे है, घर पे है, गाड़ियों पे है, बंदे के ऊपर है, तो ये सब सारी चीजों के ऊपर है। बात समझ आ गई है? तो सर ये गवर्नमेंट खुद पे करती है या कोई भी आदमी पहले जमा करवाता है इसके नहीं पैसे? ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे जनाब इंश्योरेंस करा रहे हैं, उन 10 बंदों का क्या होगा, उन्होंने देना 20 साल के बाद आपको वापस, उन्होंने हर साल तो नहीं देना। वो क्या करेंगे, जितना पैसा इकट्ठा होगा वो जाके आगे करेंगे कारोबार, मतलब बैंक में रख देंगे या जनाब की तरफ उधर से जो प्रॉफिट आएगा वो एक तो कंपनी खुद स्ट्रांग होती रहेगी और दूसरे नंबर पे वो कभी किसी का क्लेम आ गया तो उसको भी पे कर दिया, तो नए बंदे भी ऐड होते रहते हैं। इस तरह सूरत हाल चलती है। समझ आ गई बात की? लेकिन यह है कि गवर्नमेंट का जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है वो मतलब एक अथेंटिक है, वहां पे गवर्नमेंट आपको पता है कि बैंक सिस्टम के जरिए चलती है, तो वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा एक और सवाल है। जी जी। जो आज के न्यूज में था कि इमरान खान ने कहा है कि हम तालिबान को तस्लीम करने का फैसला ना दूसरे मुल्कों, कंसाई मुल्कों के साथ करेंगे, तो पाकिस्तान खुद से क्यों नहीं कर रहा तालिबान को एक्सेप्ट? हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है, पाकिस्तान ही तालिबान को लेकर आया है। मसला यह है कि हम अगर तालिबान को आज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जनाब जो हमारा दुश्मन है भारत वो कहेगा कि ये जो इंडिया हुकूमत खत्म कराई है अफगानिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान ने खत्म कराई है। वो पहले इल्जाम जो लगा रहे हैं और वो जो हामिद कर रही यहाँ से भागा है वो इल्जाम लगाता है कि जनाब पाकिस्तान के ट्रूप्स जो है, पाकिस्तान के आर्मी के दस्ते अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुए हैं और उन्होंने तालिबान की मतलब है कि हौसला अफजाई की है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत खत्म हो गई है।
تو پاکستان آج ان کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ باہر والوں کو پریشر آ جائے گا, وہ تعلقات پاکستان کے اوپر مطلب پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب پاکستان دیکھے گا کہ جناب اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, اس نے بھی کر لیا, پھر میں بھی کروں گا. سمجھ آ گئی بات کی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو افغانستان کے اندر جتنی امداد پاکستان بھیج چکا ہے, سر اس پہ ویڈیو بنائیں گے آپ؟ میں بتاتا ہوں. افغانستان کے اندر جو ہے اب تک کتنے ٹرک جا چکے ہیں, بلکہ ڈیلی جا رہے ہیں, تقریباً 200-300 ٹرک جا چکے ہیں امداد لے کے. سمجھ آ گئی بات کی. اور یہ پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مغرب سائڈ پہ انڈیا ہمیں بہت کمزور کر رہا تھا ہر لحاظ سے, تو اس لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے.